हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। जनरल स्टडी 360 में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्र राज्य के संबंध में प्रशासनिक संबंध। फ्रेंड, सबसे पहले तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं आज का अपना टॉपिक, केंद्र राज्य के संबंध में प्रशासनिक संबंध। फ्रेंड, इससे पहले के लास्ट वीडियो में हमने केंद्र राज्य के संबंध में पढ़ा था कि 3 तरह के संबंध होते हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो उसमें हमने विधायी संबंध लास्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रशासनिक संबंध को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का अपना टॉपिक प्रशासनिक संबंध। फ्रेंड, प्रशासनिक संबंध में जो है वो विधायी जो संबंध थे उन्हीं को आगे लेके जाता है। कैसे? संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। आइए देखते हैं इसको, कुछ पॉइंट्स में हम समझने की कोशिश करेंगे। कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा में क्या है कि केंद्र की कार्यपालक शक्तियां जो हैं वो पूरे भारत में विस्तृत हैं। जो केंद्र में जो कार्यपालक शक्तियां, जो वहां की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका, उसको पूरे भारत में विस्तृत, पूरे भारत में वो निर्देश देती है, पूरे भारत में वो कार्य कर सकती है। कैसे? क्योंकि विधायी शक्तियों पे कानून बनाने, विधायी शक्तियों में हम विधायी संविधान संबंध में हम पढ़े हैं कि कानून कौन, संसद कानून बनाता है किस पे? संघ सूची विषय पे। जब संसद संघ सूची विषय पे कानून बनाता है तो वो पूरे भारत में लागू होता है। ठीक है, लेकिन जब वो संघ सूची पे कानून बनाता है और जब पूरे भारत में लागू, तो वो किसके द्वारा लागू होता है? कार्यपालिका के द्वारा। क्यों? कार्यपालिका उस कानून पर नियंत्रण करती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करवाती है, उसका अनुपालन कराती है। तो इस तरह से कार्यपालिका वही काम उसी विषय पे कोई संघ सूची विषय की भी सारी शक्तियां कार्यपालिका को भी प्राप्त है जो विधायी शक्तियां को प्राप्त है। ठीक है, इसमें दूसरी बात कही गई, किसी संधि या समझौते के तहत अधिकार, प्राधिकरण और न्याय क्षेत्र का कार्य। हमने विधायी संबंध में पढ़ा था कि जब केंद्र जो है वो राज्य पे नियंत्रण करता है, कब? जब कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधि होता है तो जब वो नियंत्रण करता है तो उसके द्वारा भी जो अधिकार, प्राधिकरण और न्याय क्षेत्र का जो कार्य होता है वो कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसमें दूसरी बात कही गई, राज्य की कार्यपालक शक्तियां राज्य की सीमाओं तक विस्तृत हैं। अच्छा, केंद्र की कार्यपालिक क्या शक्तियां जो है वो पूरे भारत में विस्तृत हैं, लेकिन राज्य की जो कार्यपालक शक्तियां हैं जिसपे राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, किस पे? राज्य सूची पे, तो उसकी जो कार्यपालक शक्तियां हैं वो कहां तक सीमित है? राज्य के सीमाओं तक ही सीमित है। वो राज्य के सीमाओं के अंदर जो राज्य विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो उन कानूनों को पे नियंत्रण रखती है, उनका अनुपालन कराती है, उनको लागू करने में, व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती हैं। ठीक है, समवर्ती सूची। अब विधायी संबंध में हमने क्या पढ़ा था कि समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन कार्यपालिका प्रशासनिक संबंध में क्या है? कार्यपालिका क्या करती है? समवर्ती सूची में इसमें कार्यकारी शक्तियां जो हैं वो राज्य में निहित है। प्रशासनिक संबंध में जो समवर्ती सूची में इस कार्यकारी जो शक्तियां होती हैं वो राज्य में निहित होती हैं। कानून, समवर्ती सूची के कुछ विषय पे कानून संसद बना सकती है, लेकिन उसके जो पावर होती है उसको लागू कराने का, उस पर नियंत्रण वो राज्य के पास होती है, उसके राज्य के कार्यपालिका के पास होती है वो सारी शक्तियां। ठीक है, इसमें एक अपवाद भी है, इन विषयों पर राज्यों की प्रशासनिक शक्ति कुछ विशेष परिस्थिति में संघ के प्रशासनिक शक्ति के अधीन है, जहां संविधान या संसद द्वारा प्रावधान किया गया हो। जहां पे संविधान या संसद द्वारा प्रावधान किया गया कि कुछ ऐसी परिस्थिति है जहां पे राज्य के जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो केंद्र के कार्यकारी शक्तियों के अधीन होती हैं, वो उनके निर्देशों का पालन करती हैं। कहाँ पे? जहाँ पे संविधान या संसद द्वारा कोई परिस्थिति अगर बनाई गई है तो वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आ गई। संघ सूची में क्या है? जब संघ सूची में जब संसद कानून बनाता है तो उस कानून को
संसद का जो कार्यपालक, केंद्र का जो कार्यपालक होता है वो पूरे भारत में लागू करवाता है। उस विस्तृत होती है जो राज्य की कार्यपालक शक्तियां हैं वो, जो कि राज्य विषय सूची पे जब राज्य विधानमंडल कानून बनाता है तो उसको लागू कराने में का कार्य करता है। और जो समवर्ती सूची है उसमें, जबकि विधायी संबंध में हमने पढ़ा है कि केंद्र और राज्य दोनों उस विषय पे कानून बना सकते हैं, लेकिन उसकी जो कार्यपालक शक्तियां समवर्ती सूची की है वो कहाँ निहित है? राज्य शक्तियों में निहित है। ठीक है, राज्य में वो निहित है। ठीक है, तो आइए दूसरी पॉइंट देखते हैं, राज्य एवं केंद्र के दायित्व। अब राज्य और केंद्र के दायित्व क्या क्या है? ठीक है, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? संविधान ने केंद्र की कार्यकारी शक्तियों को असीमित शक्तियां दी हैं। संविधान ने क्या किया है? केंद्र की जो कार्यपालिका, जो केंद्र की कार्यकारी शक्तियां, उसको असीमित अधिकार दे दिया है। ठीक है, कैसे? आइए देखते हैं। राज्य यह सुनिश्चित करे कि संसद विधियों का अनुपालन हो रहा है या नहीं। यानी कि केंद्र जो है वो राज्य के कार्यकारी को इस प्रकार प्रयोग करे, उसका उपयोग इस प्रकार करे, उसका राज्य को ये निर्देश दे, राज्य को ये देखे कि राज्य जो है संसद द्वारा बनाए हुए कानूनों का सही प्रकार से अनुपालन करवा रहा है कि नहीं, ये इस बात का राज्य सुनिश्चित करे। किसे? केंद्र को या केंद्र के कार्यपालक को। ठीक है, दूसरी बात क्या है? राज्यों में केंद्र की कार्यपालिका को बाधित न करे। जब केंद्र द्वारा राज्य के कार्यपालकों को कोई निर्देश दिया जाए, जैसा कि संविधान और उस समय सरकार को जैसा ठीक प्रतीत हो, अगर उस दौरान अगर केंद्र द्वारा राज्य के कार्यपालकों को निर्देश दिए जाए तो ऐसे में राज्य के कार्यपालक उनको बाधित न करे, उनको निर्देश देने से रोक नहीं सकता है, उनके निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया कि यहाँ पे संविधान ने केंद्र की कार्यकारी शक्तियों को असीमित शक्तियाँ दी हैं। ठीक है, अनुच्छेद, अच्छा ये दोनों बातें अगर वो नहीं मानते हैं, अगर राज्य में अनुपालन केंद्र के शासन, केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों का अगर अनुपालन सही से नहीं हो रहा है, राज्य ये सुनिश्चित नहीं करता है, अगर राज्यों में केंद्र की जो कार्यपालिका उसको बाधित किया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में ये होगा कि अनुच्छेद 365 कहता है कि यदि राज्य द्वारा निर्देशों का पालन नहीं होता है तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्यों का केंद्र का निर्देश, ठीक है, राज्यों द्वारा जो केंद्र द्वारा जो राज्यों को निर्देश दिए जाते हैं वो किस प्रकार दिए गए हैं? आइए देखते हैं किस किस मामलों में। संचार के साधनों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, ठीक है, जो संचार के साधन हैं उनको सुरक्षित बनाए रखने, संचार का जो संचार का डिपार्टमेंट वो केंद्र सरकार के पास है, तो वो पूरे देश में लागू होता है, लेकिन उसको व्यवस्थित बनाए रखने का कार्य किसका है? वो राज्य का है, उसको सुरक्षित सदा बनाए रखे। ठीक है, दूसरा है राज्य में रेलवे संपत्ति की सुरक्षा। रेलवे क्या है? रेलवे का सारा व्यवस्था केंद्र करता है, लेकिन उसको सुरक्षित बनाने का काम राज्य का है, क्योंकि सभी जगहों पे वो चलाई जाती है, रेलवे पूरे भारत में चलती है, तो उसको सुरक्षित कैसे रखा जाएगा? वो राज्य द्वारा किया जाएगा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को मातृभाषा की व्यवस्था। प्राथमिक शिक्षा, केंद्र जो है राज्य को निर्देश दे सकता है कि प्राथमिक जो शिक्षा है और जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं उनके बच्चों को मातृभाषा की व्यवस्था, मातृभाषा में उनको शिक्षा की जो व्यवस्था है वो राज्य को करना होगा। ठीक है, फिर राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष योजनाएं बनाना। जो अनुसूचित जनजाति, जो SC ST के लोग हैं, वो केंद्र जो है राज्य को निर्देश देता है कि ऐसे लोगों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए आप एक विशेष योजनाओं को बनाइए। ठीक है, विशेष योजनाओं की व्यवस्था कीजिए। 365 कहता है कि अगर केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है तो 356 के तहत यहाँ पे भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्र का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। इसमें कहा गया केंद्र का पारस्परिक प्रतिनिधित्व क्या करता है, केंद्र किस प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है राज्यों का। राष्ट्रपति राज्य सरकार सहमति पर केंद्र की किसी कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकता है। राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पे, जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य सरकार की सहमति लेता है। अगर राज्य सरकार सहमति दे देता है तो क्या करता है? केंद्र के किसी कार्य को उसे सौंप सकता है करने के लिए। ठीक है, फिर राज्य का राज्यपाल भी केंद्र की सहमति पर उसके कार्य को राज्य में करा सकता है।
राज्य का जो राज्यपाल होता है वो केंद्र का चूंकि एजेंट होता है, कि एजेंट के रूप में काम करता है राज्य में, तो वो क्या करता है कि राष्ट्रपति द्वारा दिए गए कामों को या केंद्र के दिए गए कामों को उनकी सहमति से इस कार्य को राज्य में करा सकता है। ठीक है, अब ये जो कार्य हैं वो शर्त पे भी हो सकता है या बिना शर्त पे। ये एक समझौते के आधार पे कार्य जो होते हैं वो शर्त पे भी हो सकते हैं और बिना शर्त के भी हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा इसमें कहा गया संसद द्वारा बनाया गया कानून संघ सूची पे, अगर संघ सूची पे संसद द्वारा जो बनाए गए कानून है जो केंद्र से संबंध में है और शक्तियों का आवंटन जो केंद्र करता है, जैसे कि करारोपण का अधिकार है, जैसे कर अदा करने का जो अधिकार होता है वो राज्य को उसकी सहमति के बिना पे भी दे सकता है। जो केंद्र है, जो संसद है, अगर संघ सूची पे जो कोई कानून बनाता है जो शक्तियों का आवंटन से रिलेटेड है और करारोपण का अधिकार के रिलेटेड है, जो वो वैसे जो कानून होते हैं वो राज्य की उसमें सहमति की आवश्यकता उसे नहीं पड़ती है, वो वैसे भी निर्देश दे सकता है उसके बिना सहमति के भी। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट है केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग। केंद्र और राज्य किस प्रकार सहयोग, केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार का सहयोग है, किस प्रकार से सहयोगात्मक रूप से वो कार्य करते हैं। संसद अंतर्राज्यीय नदी, संसद क्या करता है, जो अंतर्राज्यीय नदी होते हैं, नदी घाटी का जो पानी होता है उसके वितरण में, नियंत्रण में या विवाद पे, अगर कोई एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच की कोई नदी है उससे रिलेटेड कोई विवाद है, या नदी घाटी का जो कोई पानी है उससे कोई रिलेटेड विवाद है, नियंत्रण है करना है, या कोई वितरण करने से रिलेटेड है, तो उस पर क्या करता है संसद जो है वो न्याय निर्णय दे सकती है, उस पर संसद कानून बना सकती है, न्याय निर्णय दे सकती है। ठीक है, इसमें दूसरा क्या कहा गया, राष्ट्रपति अनुच्छेद 363 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 363 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। कैसे, केंद्र और राज्य के विषयों की जांच एवं बहस के लिए। किसी बात को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई बहस होती है या किसी मैटर को लेकर कोई जांच होती है या कोई टकराव होता है, तो ऐसे में क्या करता है राष्ट्रपति 363 के अनुच्छेद 363 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। ठीक है, आगे तीसरा देखते हैं, संसद संवैधानिक उद्देश्यों से अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं अंतर संबंधी की स्वतंत्रता व्यवस्थाओं के लिए प्राधिकरण का गठन कर सकती है। संसद क्या कर सकती है, संवैधानिक उद्देश्य से अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं अंतर संबंधी की स्वतंत्र व्यवस्था के लिए प्राधिकरण का भी गठन कर सकती है। ठीक है, आइए चौथा देखते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्रशासनिक संबंध से, कि IAS, IPS और IFS अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित ये पद आते हैं। ठीक है, इनका चुनाव जो होता है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, इनका जो प्रशिक्षण होता है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, इनकी नियुक्ति लेकिन होती है वो राज्यों में होती है, और इनका जो नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार का ही होता है, लेकिन जो तत्कालिक नियंत्रण इन पे होता है वो राज्य का होता है। तो ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि केंद्र राज्य किस प्रकार से सहयोग करते हैं। तो इसमें ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल कह सकते हैं कि IAS जो होते हैं और IPS और IFS जो होते हैं उनका जो प्रशिक्षण, उनका नियंत्रण, उनकी नियुक्ति सब केंद्र सरकार द्वारा होती है, लेकिन वो काम कहाँ करते हैं, राज्य में करते हैं, और उनका जो तत्कालिक नियंत्रण राज्य द्वारा किया जाता है। इसी तरह लोक सेवा आयोग है। लोक सेवा आयोग में क्या है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी सदस्यों की जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन उनको पद से हटाया किसके द्वारा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो इस तरह से जो केंद्र और राज्य के बीच जो सहयोग है वो इस प्रकार से प्रशासनिक संबंधों को मजबूत बनाता है। ठीक है, आइए देखते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था। एकीकृत न्याय व्यवस्था जो अपने देश में चूंकि संघात्मक शासन अपनाया गया है, ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन हमारे वहाँ न्यायिक व्यवस्था में कोई भी बंटवारा नहीं किया गया है। हमारे वहाँ एकल न्यायिक व्यवस्था अपनाई गई है, जबकि अमेरिका में द्विपक्षीय न्याय व्यवस्था अपनाई गई है। वहाँ पे केंद्र के लिए अलग कोर्ट है
और राज्य के लिए अलग कोर्ट है। संघ सूची से रिलेटेड कोई विवाद होता है तो केंद्र के जो कोर्ट है वहाँ पे निर्णय होता है, और जो राज्य सूची से रिलेटेड कोई विवाद होता है तो राज्य के लिए जो कोर्ट बनाया गया वहाँ पे वो निर्णय देता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हमारे वहाँ एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अंदर उच्च न्यायालय आता है और उसके अंदर अदर न्यायालय आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे वहाँ न्यायिक व्यवस्था है वो एकल न्यायिक व्यवस्था अपनाई गई है। और सर्वोच्च न्यायालय है जो भी कानून लागू करता है वो केंद्र के लिए भी लागू करता है और वही कानून वो राज्यों के भी लागू करता है। अगर हाई कोर्ट में किसी को न्याय नहीं मिलता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो इस तरह से हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। यहाँ पे एकल न्याय व्यवस्था अपनाई गई है। और इसका प्रशासनिक संबंध में क्या भूमिका है? जब राज्य और केंद्र के बीच में कोई टकराव होता है या कोई विवाद होता है तो वो उन भ्रांतियों को दूर करने का काम करता है, उन विवादों को दूर करने का काम करता है। इसीलिए यहाँ पे एकल न्याय व्यवस्था अपनाई गई है, जिससे कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी कानून लागू होता है वो केंद्र के लिए भी लागू होता है, वही कानून राज्यों में भी लागू हो जाता है। तो इस तरह से हमारे वहाँ एकीकृत न्यायिक व्यवस्था अपनाई गई है। दूसरा देखते हैं, आइए आपातकालीन अवधि। आपातकालीन अवधि में किस प्रकार से केंद्र राज्य को निर्देश देता है या किस प्रकार से केंद्र नियंत्रण करता है राज्य को प्रशासनिक संबंध में। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत केंद्र द्वारा किसी भी राज्य को किसी विषय पर निर्देश देने का अधिकार है। जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है 352 के तहत, उसमें क्या होता है, केंद्र जो होता है किसी भी राज्य को किसी भी विषय पे निर्देश दे सकता है, क्योंकि सारी शक्तियां उस समय केंद्र के पास होती है, राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं होती है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। इसी तरह से जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत, उसमें क्या होता है, राज्य के कार्यकारी विषयों पर राष्ट्रपति स्वयं निर्देश दे सकता है। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है अनुच्छेद 356 के तहत, तो राष्ट्रपति स्वयं ही निर्देश दे सकता है। किसको? राज्य के कार्यकारी विषयों पे। उस समय भी सारा पावर राष्ट्रपति के पास होती है, केंद्र के पास होती है उस राज्य का। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक लगा नहीं। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, उसमें क्या होता है, केंद्र जो होता है वित्तीय परिसंपत्तियों को अधिग्रहण हेतु राज्यों को निर्देश दे सकता है। अगर देश में वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता है अनुच्छेद 360 के तहत, तो उसमें केंद्र क्या करेगा, वित्तीय परिसंपत्तियों से के अधिग्रहण से रिलेटेड जो भी होगा मामले, वो राज्यों को निर्देश देगा और वो अपने अंदर में ले लेगा। इस प्रकार से केंद्र जो है राज्यों पे नियंत्रण करता है आपातकाल के दौरान में। ठीक है, अन्य उपबंध आइए देखते हैं। कुछ ऐसे उपबंध भी दिए गए हैं जिसमें प्रशासनिक संबंध केंद्र और राज्य के बीच में बनाए हुए हैं। अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र पर 2 कर्तव्य लागू होते हैं। अब केंद्र राज्यों पे नियंत्रण तो करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सिर्फ नियंत्रण ही करे, उसके कुछ कर्तव्य भी हैं जो राज्यों के प्रति उसे निभाने होते हैं। सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि राज्य को बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से रक्षा करना। केंद्र को ये सुनिश्चित करना होता है कि जो राज्य है उस पर कोई बाहरी आक्रमण न करे और उसके आंतरिक जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित ढंग से चल रही हो, उसमें कोई अशांति न फैले। ये इस बात को केंद्र को सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, दूसरा उसका उत्तरदायित्व क्या है, केंद्र सुनिश्चित करे कि राज्य संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। केंद्र ये भी सुनिश्चित करेगा कि संविधान द्वारा बनाए गए नियमों के अकॉर्डिंग वो राज्य में कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। संसद ने जो कानून बनाए हैं, जो संविधान में दिए गए हैं, उसके तहत ये राज्य जो है उसका अनुपालन हो रहा है राज्य में कि नहीं, ये केंद्र सुनिश्चित करेगा। ठीक है, दूसरा क्या, राज्य के राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कराई जाए, ये भी सुनिश्चित करेगा, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो केंद्र का एजेंट होता है और राज्यपाल जो होता है वो केंद्र और राज्यों के बीच के प्रतिनिधित्व का काम भी करता है। ठीक है, तीसरा है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नीति होती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इसको हटाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस तरह से केंद्र और राज्य में प्रशासनिक संबंधों को बताया गया है। आइए देखते हैं संवैधानिक युक्तियाँ। संविधान में केंद्र और राज्यों के द्वारा मध्य सहयोग बनाए रखने के लिए और समन्वय बनाने के लिए कुछ आयोग और कुछ सम्मेलन भी किए जाते हैं। कुछ आयोग की व्यवस्था की गई है और कुछ सम्मेलन भी किए जाते हैं। आइए देखते हैं वो आयोग कौन कौन से। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय परिवार कल्याण परिषद, परिवहन विकास परिषद इत्यादि। इस तरह से कुछ आयोग बनाए गए हैं जिससे कि केंद्र और राज्यों के मध्य में सहयोग स्थापित हो सके। अच्छा, कुछ सम्मेलन भी किए जाते हैं, जैसे कि उनके बीच में जब टकराव होता है, अगर टकराव होता है, विवाद होता है, तो उनको दूर करने के लिए कुछ सम्मेलन भी किए जाते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से सम्मेलन। राज्यपालों का सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अभी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि अभी कोरोना का जो टाइम चल रहा है, ये जो बीमारी फैली हुई है, उसमें कई बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन किया, मीटिंग किया कि कैसे राज्य में जो प्रॉब्लम्स फैली हुई हैं, जो बीमारी फैली उसको कैसे किस प्रकार से दूर किया जाए, कैसी व्यवस्था की जाए जिससे कि समस्या से हम लड़ सकें। तो इसी तरह से कई बार बहुत सारी ऐसी और भी समस्याएं थी जिसके दौरान ये मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है। फिर मुख्य सचिवों का सम्मेलन होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? कैबिनेट सचिव करते हैं। फिर मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन होता है, उसके अध्यक्षता कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। गृह मंत्रियों का भी सम्मेलन होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री करते हैं। तो इस तरह से कुछ सम्मेलन भी किए जाते हैं और कुछ आयोग भी बनाए गए हैं परामर्शदात्री निकाय करके, जिसके आधार पर केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग और समन्वय स्थापित किया जा सकता है। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा ये लेक्चर था प्रशासनिक संबंध से रिलेटेड, वो आज हमारा यही खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप लोग को मेरा नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।